गाइस आज हम बात करने वाले हैं कूलाम्स लॉ पे। कूलाम लॉ मुझे ये बताता है कि दो चार्जेस के बीच में फोर्स को हम कैसे डिफाइन करेंगे। जैसे मान लीजिए मुझे ये पता है कि जब हमारे पास में चार्जेस होते हैं, जैसे ये मेरे पास में है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा भी मेरे पास में है पॉजिटिव चार्ज, तो ये दोनों चार्जेस आपस में एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये फोर्स कैसा होगा? तो दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो फोर्स रिपल्सिव होगा। यदि एक चार्ज पॉजिटिव हो और एक चार्ज नेगेटिव हो तो दोनों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स अप्लाई होता है। तो कूलाम फोर्स या कूलाम लॉ मुझे यही बताता है कि मैं इन दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको कैसे डिफाइन करूँगा। हाउ टू डिफाइन द फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, इसको हम बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल मान लेते हैं कि मेरे पास में एक चार्ज है Q1, ये प्लेस्ड है यहाँ पे, और दूसरा चार्ज है Q2, ये प्लेस्ड है यहाँ पे। तो इसको मैंने नाम दिया Q1 और ये है मेरा Q2। ये डिस्टेंस R से सेपरेटेड हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये ध्यान रखना है कि जो डिस्टेंसेस कैलकुलेट होंगी वो इसके ओरिजिन से यानी चार्जेस के बिल्कुल सेंटर से लेनी होती हैं। ये यहाँ से गया और ये मेरा डिस्टेंस यहाँ तक हो गया, मैंने इसकी डिस्टेंस मान ली R। अब जो फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्जेस पे, यानी Q1 पे और Q2 पे। कैसे, इसको यहाँ देखेंगे। यानी F प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, F प्रोपोर्शनल टू Q1, और F जो है वो Q2 पर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी F प्रोपोर्शनल टू Q2। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 चार्ज बढ़ेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ Q2 चार्ज बढ़ेगा तो फोर्स इंक्रीज होगा। यदि इनका मैग्नीट्यूड घटेगा तो इनका फोर्स भी डिक्रीज होगा। ठीक है। अब बच्चों जो कूलाम लॉ है वो हमारा इन्वर्स स्क्वायर लॉ पे डिपेंडेंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि यदि मैं इनकी डिस्टेंसेस को बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली बात है कि जब डिस्टेंसेस ऑफ द चार्जेस बढ़ेगी तो उसके बीच का जो फोर्स है वो घटने वाला है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। तो ये आ जाएगा 1/F प्रोपोर्शनल टू 1/R², यानी कि डिस्टेंसेस बढ़ाने पर फोर्स कम होने वाला है। ये मेरी इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2 और ये इक्वेशन नंबर 3। अब इन तीनों को जब मैंने कंबाइन किया तो मेरा आ गया F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/R²। यही मेरा कूलाम फोर्स है, यही मेरा कूलाम लॉ है। लेकिन हम इसको और भी डिफाइन करेंगे आगे, इन सब चीज़ों को हम और अच्छे से देखेंगे। मेन जो है वो यहाँ तक हो चुका है। अब बच्चों मैं क्या करूँगा, जो मेरा प्रोपोर्शनल का साइन है इसको मैं हटाऊँगा तो यहाँ पे मेरा कांस्टेंट आ जाएगा K, Q1 Q2/R², Q1 Q2/R²। जनरली बच्चों ये जो Q1 Q2 है इसको हम मॉड में लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि जब नेगेटिव चार्ज आएगा, ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है तो मैग्नीट्यूड को हम पॉजिटिव कर देंगे, जब नेगेटिव होगा उसको भी पॉजिटिव करने के लिए। ठीक है, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ K, ये कांस्टेंट क्या है K, तो इसको हम बोलेंगे कूलाम्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है K इज इक्वल्स टू 1/4πε0, और इसकी होल वैल्यू कितनी होती है, वो होती है 9 × 10⁹ तो जब मैं K की वैल्यू 1/4πε0 रख देता हूँ तब देखिए F इज इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2/R²। ये मेरा यहाँ पे कूलाम लॉ आ चुका है। अब बच्चों यहाँ पे हमें एक चीज़ देखी कि 1/4π की वैल्यू तो मुझे समझ में आती है, बट आपको ε0, ये आपने पहली बार सुना होगा, तो ε0 आपको समझ में नहीं आता है। तो यहाँ ε0 क्या है, ये इसको E0 ऐसे बनाते हैं, ε0 दिस वन एप्सिलॉन। इसका मतलब होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब कि चार्जेस जो मेरे हैं वो किस जगह पे रखे हुए हैं, यानी कि उनके बीच में क्या है, एयर है, वाटर है, चार्जेस के बीच में क्या है, वो वाली बात भी डिपेंड करेगी कि फोर्स कम है या ज़्यादा है। यानी फोर्स को इस वाली बात पे भी डिपेंड करेगा कि चार्जेस के बिटवीन में क्या है। ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर, दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब हम आगे बात करते हैं। तो जब यहाँ पर मैंने देखा कि 1/4πε0 की होल वैल्यू 9 × 10⁹ है, तो इसको मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, यानी 1/4πε0 की मैंने वैल्यू को 9 × 10⁹ लिख दिया इनटू
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करूँगा तो मैं इसकी वैल्यू जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट की होल वैल्यू है इसको 9 × 10⁻9 यूज़ करके डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स में पुट करने वाला हूँ। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब बच्चों हम बात करते हैं कि जो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू है वो कितनी है। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी आ जाती है 8.854 × 10⁻⁻12। इतनी बात क्लियर हो गई। तो इस वैल्यू को याद रखेंगे, न्यूमेरिकल्स में ये कई बार यूज़ होती है। अब बच्चों यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं कि एप्सिलॉन नॉट की यूनिट निकालिए, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट, तो बच्चों मेरा जो मेन फॉर्मूला क्या आया था, F = 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ मैं, तो आ जाएगा मेरा F 4 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर = Q1 Q2। मुझे एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू चाहिए, तो एप्सिलॉन नॉट = Q1 Q2 अपॉन F 4 आर स्क्वायर। अब बच्चों ये बताओ कि Q1 Q2 को मेज़र किस में करेंगे, यानी कूलाम में। तो ये हो जाएगा मेरा कूलाम इंटू कूलाम, कूलाम स्क्वायर। फोर्स को किस में नापेंगे, न्यूटन में। 4 की कोई वैल्यू नहीं होती है, यानी 4 क्या है, कांस्टेंट है। आर स्क्वायर को इसमें नापोगे, यानी आर को मीटर में, लेंथ है एक तरीके से, तो मीटर स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट की मेरी जो यूनिट हो जाएगी कूलाम स्क्वायर, न्यूटन -1 मीटर -2। तो ये मेरी एप्सिलॉन नॉट की यहाँ पे वैल्यू आ गई। अब बच्चों यहाँ से एक चीज़ आपको और समझनी है कि यहाँ से न्यूमेरिकल कैसे पूछा जाएगा। तो न्यूमेरिकल इस तरीके से पूछा जाता है, छोटे वाले न्यूमेरिकल बताऊंगा, फिर कई सारे हम डिस्कस आगे भी करेंगे जो हाई ग्रेड के न्यूमेरिकल्स होंगे। तो यहाँ पे देखिए, जब मैं चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ा देता हूँ, 2 टाइम कर देता हूँ, 4 टाइम कर देता हूँ, तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आपसे कह दिया कि चार्ज का मैग्नीट्यूड, यानी चार्ज को मैंने डबल कर दिया, तो फोर्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए 2Q हो जाएगा और 2Q हो जाएगा अपॉन आर स्क्वायर। तो 2 × 2 4, तो फोर्स कितना हो जाएगा बच्चों, 4 टाइम हो जाएगा। इसी तरीके से यदि डिस्टेंसेस को डबल कराए, ट्रिपल कराए, तो हम उसका स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि 1/r² आना है यहाँ पे। देखिए यहाँ पे जैसे 1/r² है, तो डिस्टेंसेस का हम डबल और ट्रिपल कर देंगे। यदि मैं डबल करूँगा तो 4 टाइम हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। तो इस पर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे, तब भी हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको कूलाम्स लॉ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम कूलाम लॉ इन वेक्टर फॉर्म भी देखेंगे, और पूरे चैप्टर को हम इसी तरीके से करने वाले हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते रहेंगे अगली वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।